हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने आए थे, उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया पर कैसे अपनी पावर और रूल को इस्टेब्लिश कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने पूरे देश पे अपना कंट्रोल कैसे बना लिया। चैप्टर शुरू करने से पहले चलिए इसका एक फटाफट ओवरव्यू देख लेते हैं। मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया कैसे थी। इसमें हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया के आखिरी पावरफुल मुग़ल एम्परर थे। फिर हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो आई तो थी इंडिया से ट्रेड करने, पर उसने इंडिया के पॉलिटिक्स में इंटरफियर करके इंडियन किंग्स के साथ भिड़ गई। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना रूल एस्टैब्लिश किया। फिर हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्सार के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट में हम टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर, वॉर विथ मराठास, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और कंपनी का नया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, इंडिया बिफोर ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया में बहुत से पावरफुल रूलर्स थे। उनमें से एक थे औरंगज़ेब। औरंगज़ेब मुग़ल एम्पायर के लास्ट बट पावरफुल रूलर थे। वो एक बड़े टेरिटरी को रूल करते थे और उनका रूल करने का तरीका भी बड़ा सिंपल था। उन्होंने उनके टेरिटरी को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया था। इन स्टेट्स के हेड थे दीवान और इन दीवानों को औरंगज़ेब कंट्रोल करते थे। औरंगज़ेब बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, इसके लिए उनके अगेंस्ट कोई दीवान ने कभी रिवोल्ट नहीं किया। अब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई। उनके 3 बेटे थे और वो राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। इसके लिए दिल्ली सुल्तानेट में इंस्टेबिलिटी बढ़ गई और इतना बड़ा और पावरफुल साम्राज्य टुकड़ों में बढ़ गया। दिल्ली अब एफिशिएंट सेंटर नहीं रहा। मुग़ल साम्राज्य का पतन होना ये ब्रिटिश एम्पायर के शुरुआत का एकमेव कारण नहीं था, और भी थे। तो वो क्या कारण थे जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो हुआ कुछ ऐसे था, 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर्ड लिया। चार्टर्ड का मतलब पावर या परमिशन। इस चार्टर्ड की पावर से ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से ट्रेड करने की मोनोपोली मिल गई। मतलब इंग्लैंड से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से ट्रेड कर सकती थी। कंपनी को इंग्लैंड के बाहर इंग्लैंड के लोगों से कंपटीशन का कोई डर नहीं था। आपको पता है, इंडिया हमेशा अपने स्पाइसेस के लिए फेमस था। देश विदेश से अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनियां इंडिया में ट्रेड करने के लिए आते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोचा हम इंडिया से ट्रेड करेंगे, स्पाइसेस परचेस करेंगे और इंग्लैंड में जाकर बेचेंगे। पर इंग्लैंड के शिप्स अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके इंडिया में आने से पहले ही पोर्तुगीज़ इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर पहुंच गए थे। आपको तो पता है 1498 में वास्को डा गामा जो एक पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर था, उसने इंडिया में आने का सी रूट डिस्कवर कर लिया था। फिर 17th सेंचुरी में इंडिया से ट्रेड करने डच आ गए। इसका मतलब ब्रिटिश आने से पहले पोर्तुगीज़ और डच इंडिया पहुंच चुके थे। इतने कंट्रीज़ इंडिया से ट्रेड करना चाहते थे क्योंकि इंडिया फेमस था अपने फ़ाइन क्वालिटी कॉटन और सिल्क के लिए, और इंडिया के मसाले तो फेमस थे ही। इतने ज़्यादा बायर्स होने के वजह से इंडियंस जो सबसे ज़्यादा पैसे देते उन्हीं को अपने गुड्स सेल करते, तो यूरोपियन के लिए यहाँ पे गुड्स महंगे हो गए। गुड्स सस्ते मिलने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को भगाने के अलावा यूरोपियंस के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। इसलिए उन्होंने ज़बरदस्त आइडिया लगाए, जैसे एक दूसरे के शिप्स को डुबो देना, रूट्स को ब्लॉक करना, शिप्स को आगे ही बढ़ने नहीं देना और पता नहीं क्या क्या।
अपने गुड्स को सेफ रखने के लिए यूरोपियंस को फोर्टिफिकेशन करना ज़रूरी था, मतलब अपने गुड्स की प्रोटेक्शन के लिए आर्मी रखना ज़रूरी था। पर लोकल किंग्स को अपनी जगह में किसी और की आर्मी रखना पसंद नहीं आता था, और भला आता भी क्यों। इसलिए इंडियन किंग्स और ईस्ट इंडिया कंपनी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स आगे बढ़कर एक बड़ा मोड़ लेती है। तो क्या मोड़ लेती है, जानते हैं हमारे अगले टॉपिक में, ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेडिंग इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 को हुगली रिवर के किनारे अपने फर्स्ट फैक्ट्री का सेटअप किया। इन फैक्ट्री में जिन गुड्स को एक्सपोर्ट करना था वो रखे जाते थे और कंपनी के ऑफिसेस थे। अब ट्रेड एक्सपांड होने लगा तो कंपनी ने ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को फैक्ट्री के अगल बगल रहने के लिए पर्सुएट कर दिया और फोर्ट्स बांधना स्टार्ट कर दिया। फिर कंपनी ने 3 विलेजेस के ज़मींदारी राइट्स मिलाए। ज़मींदारी राइट्स का मतलब राइट्स टू कलेक्ट टैक्सेस। आप सोचोगे ऐसे कैसे है नवाब ऑफ बंगाल जिसने अपने ज़मींदारी राइट्स दे दिए, भला नवाब ने ऐसे किया ही क्यों। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स भी कुछ कम नहीं थे, वो मुग़ल ऑफिसर्स को भर भर के घूस देते थे। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली के सुल्तान औरंगज़ेब के पास गई और रोने लग गई कि एक तो हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने आए हैं और ये फ्रेंच और पोर्तुगीज़ हम पे हमला करते हैं, हमारे शिप्स को डुबो देते हैं, और आपके नवाब हर बात में हमसे ब्राइब लेते हैं, तो हम पे कृपा कीजिए और हमारा टैक्स हटा दीजिए। औरंगज़ेब को भी लगा अरे ये तो बेचारे हैं, ऑलरेडी लॉस में है। इसलिए औरंगज़ेब ने भी एक फरमान जारी किया, कंपनी का ट्रेड ड्यूटी फ्री कर दिया। पर कंपनी के ऑफिसर्स भी बड़े चालू थे। ये फरमान तो सिर्फ कंपनी के लिए था ना, कंपनी के ऑफिशियल या उनके प्राइवेट ट्रेड के लिए तो नहीं। तो कंपनी के ऑफिसर्स उनके प्राइवेट ट्रेड के लिए भी टैक्स देने को मना कर देते थे। इसलिए बंगाल के नवाब को गुस्सा आ गया, मतलब नवाब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो ऐसे छोटी बड़ी चीज़ों ने वॉर का रुख लिया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स।